भी गैस एटम्स और आयंस मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो जो डीप इंटीरियर्स होते हैं उनमें जो भी एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है वो स्टेलर मटेरियल की वजह से होता है। तो जो स्टेलर मटेरियल होते हैं उनमें थ्री प्रोसेस के थ्रू, तीन प्रोसेस के थ्रू आपका एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है, बाय रेडिएशन, बाय कंडक्शन एंड बाय कन्वेक्शन। जब हम बात करते हैं कि रैंडम मोशन ऑफ द स्टेलर मटेरियल में ड्यू टू फोटोन, जब हम फोटोन हमारा जो है डोमिनेटिंग नेचर का होता है, यानी फोटोन मैक्सिमम होता है रैंडमनेस में, तब हमारा जो भी आपका एनर्जी ट्रांसपोर्ट होगा वो रेडिएशन की वजह से होगा, रेडिएटिव प्रोसेस होगा। लेकिन जब वही गैस मॉलिक्यूल्स, गैस एटम्स या गैस आयंस हो जाएंगे स्मॉल क्वांटिटी में, तब वो हमारा स्टेलर इंटीरियर्स का जो भी आपका स्टेलर मटेरियल से हीट ट्रांसपोर्ट होगी वो ड्यू टू कंडक्शन होगी। और जब ये बल्क में आ जाए, जब अमाउंट बहुत हैवी हो जाएगा और गैस एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस हमारा स्टेलर इंटीरियर में एनर्जी का ट्रांसपोर्ट करेंगे, तब वो हमारा होता है कन्वेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो इन तीन मेथड से एनर्जी जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है। इसमें जो रेडिएटिव ट्रांसफर की इक्वेशन तो आपको पता ही है, म्यू डी आई न्यू अपॉन डी टाउ न्यू आई न्यू माइनस एस न्यू, ठीक है। लेट देयर इज नो एजीम्यूटल डिपेंडेंस ऑफ फाई, यानी फाई पे रेडिएशन फील्ड हमारी डिपेंड नहीं कर रही, यानी ठीक है, यानी जो हमारा टोटल रोटेशनल एंगल है उस पर हमारी रेडिएशन फील्ड नहीं डिपेंड कर रही है, एक पर्टिकुलर एंगल पे हम रोटेशन लेके चलेंगे। एंड फोटोन मीन फ्री पाथ इज वेरी शॉर्ट कंपेयर टू द रेडिएटिव इंटेंसिटी, ठीक है। आई न्यू इज डायरेक्शन डिपेंडेंट, आई न्यू थीटा और फाई दोनों पे डिपेंड करेगा, जैसे पहले हमने बताया था थीटा और फाई पे डिपेंड करता है। इस इक्वेशन को हम cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटीग्रेट करेंगे ओवर द सॉलिड एंगल डी ओमेगा, ठीक है। और डी ओमेगा क्या होता है, साइन थीटा डी फाई होता है, और इसको लिख सकते हैं हम लोग डी म्यू डी फाई, क्योंकि म्यू क्या था हमारा cos थीटा, तो साइन थीटा डी म्यू हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी फाई। ये सारी वैल्यूज उठा करके हम लोग इस इक्वेशन में रख देंगे, तो डी अपॉन डी टाउ न्यू 0 से 2 पाई आपका सॉलिड एंगल हो गया, -1 से +1 आपकी फाई की वैल्यू हो जाएगी रोटेशनल एंगल की। म्यू स्क्वायर आई न्यू म्यू फाई डी फाई इज इक्वल्स टू 0 to 2 पाई -1 to 1 म्यू आई न्यू फाई डी फाई, ठीक है। ये चीज आ जाएगी आपकी 0 से 2 पाई। इसको मैंने आई न्यू दिस इज इक्वल्स टू दिस म्यू आई न्यू एस न्यू, यहाँ पे माइनस का साइन भी होगा, यहाँ जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। आप इसको सोर्स फंक्शन के उसमें रखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं आई न्यू माइनस एस न्यू, ये चीज आ जाएगी आपकी। अब इसके फॉर एक्सियल सिमेट्री क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई सॉलिड एंगल की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी यहाँ से, तो सिर्फ एक्सियल सिमेट्री लेके अगर हम चलेंगे तो सिर्फ हमारे म्यू पर डिपेंडेंसी रह जाएगी, तो -1 से 1 रोटेट करेगा, -1 से 1, ये -1 से 1, तो ये चीज शॉर्ट हो जाएगी, फाई हटा दीजिएगा आप, और ये सिर्फ म्यू पर डिपेंड करने लगेगा, और 0 से 2 पाई हट जाएगा। यूजिंग द इक्वेशन, देखिए इसमें ये कुछ इक्वेशन है जो डायरेक्ट पुट की गई है। जो फ्लक्स होता है ये तो आपको पता ही है, 2 पाई -1 to 1 आई न्यू म्यू डी म्यू होता है। एक इसका सेकंड ऑर्डर मोमेंट भी होता है, इसी फ्लक्स से कैलकुलेट करते हैं, ये आता है, इसकी वैल्यू आती है 1/2 -1 to 1 आई म्यू स्क्वायर डी म्यू। फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट जो होगा वो होता है एफ न्यू अपॉन 4 पाई, इसको अपॉन 4 पाई करिए आप, तो 1/2 -1 to 1 आई म्यू डी म्यू, ठीक है। ये चीज आ जाती है यहाँ से, ये डायरेक्ट इक्वेशंस है, ये फर्स्ट ऑर्डर होता है और ये सेकंड ऑर्डर होता है। फॉर द फर्स्ट टू टर्म्स डी के न्यू अपॉन डी टाउ न्यू, इसको अगर डी टाउ न्यू से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो सेकंड ऑर्डर होता है वो एफ न्यू फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट के बराबर आ जाता है, जबकि सोर्स फंक्शन आइसोट्रोपिक होगा, और लास्ट टर्म हम लोग 0 मान के चलेंगे। इसमें एजम्पशंस लिए गए हैं, इसमें सिर्फ हम 2 टर्म के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी,
डी के न्यू अपॉन डी टाउ न्यू, जो कि एफ न्यू अपॉन 4 पाई के बराबर आएगा। यहाँ पे के न्यू की वैल्यू ये है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 म्यू क्यूब अपॉन 3 आई न्यू -1 से 1, और आई न्यू क्योंकि आपका आइसोट्रोपिक है, जो इसका मतलब जो डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो इसकी ये वैल्यू आ जाएगी 1/3 आई न्यू, क्योंकि यहाँ से जब करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, म्यू की वैल्यू 1 रहे हो जाएगी, तो 1/3 आई न्यू आ जाएगा। ठीक है, 1/3 आई न्यू हो जाएगा। अब ये के न्यू की जगह क्या रख देंगे, 1/3 आई न्यू, तो ये 1/3 आई न्यू इज इक्वल टू एफ न्यू अपॉन 4 पाई, ये चीज आ जाएगी। यहाँ से आपको ये डायरेक्ट रख देना है, ये दो इक्वेशन याद करके इस चीज को डायरेक्ट रख देना है। ठीक है, इसके बाद इन एस्ट्रोफिजिक्स रेडिएशन फील्ड कैन ऑफन बी यूजुअली अप्रोक्सीमेटेड बाय ब्लैक बॉडी फॉर विच इंटेंसिटी, जब प्लैंक फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करते हैं किसी भी एस्ट्रोफिजिक्स में रेडिएशन फील्ड के लिए, तो जो हमारी इंटेंसिटी होती है वो समथिंग फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हो जाती है। ठीक है, बी न्यू, ये ब्लैक बॉडी के लिए कोफिशिएंट यूज किया जाता है। तो इसका एक्सप्रेशन प्लैंक्स फंक्शन तो ये होता ही, इसकी वैल्यू ये आती है, जहां से हमने प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला जो बताया था वहीं से ये आया है। ठीक है, और एफ न्यू की वैल्यू ये होती ही है। इफ द सरफेस इज लाइक ब्लैक बॉडी देन आई न्यू इज इक्वल टू बी न्यू टी एंड देयर इज नो म्यू डिपेंडेंस अदर देन दैट द एनर्जी इज एमिटेड ओवर द लिमिट म्यू। ठीक है, म्यू पे डिपेंड जब तक नहीं करेगा जब तक आपकी एनर्जी इस लिमिट में एमिट हो रही है, यानी म्यू 0 से 1 के बीच में अगर लाई करता रहेगा तो आपकी ब्लैक बॉडी म्यू पे डिपेंड नहीं करेगी, और आई न्यू की वैल्यू हमेशा बी न्यू टी हो जाएगी, यानी ब्लैक बॉडी फंक्शन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। एफ न्यू हमेशा एफ न्यू प्लस होगा, क्योंकि रेडिएशन की हम लोग बात करते हैं, इंसिडेंट की बात स्टार में नहीं करते हैं, कि सिर्फ एमिटेंस की बात करते हैं। तो एफ न्यू इज इक्वल टू एफ न्यू प्लस, जब हमने फ्लक्स का डेरिवेशन कराया था तो मैंने ये चीज बताई थी कि एफ न्यू प्लस प्लस एफ न्यू माइनस होता है, लेकिन एफ न्यू माइनस हमेशा हम लोग 0 लेके चलते हैं, क्योंकि स्टार कंटिन्यूअसली एमिट करता है, उस पर इंसिडेंस का कोई मतलब नहीं है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 पाई 0 से 1, इसको आप लिख लेंगे, आई न्यू म्यू को क्या लिख देंगे, बी न्यू टी, यहाँ से। ठीक है, बी न्यू टी लिख देंगे, म्यू डी म्यू, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बी न्यू 2 पाई म्यू स्क्वायर बाय 2, 0 से 1, ये हो जाएगा 1, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई बी न्यू, यानी जो फ्लक्स हो गया वो आपका हो गया पाई बी न्यू। ठीक है, अब यहां से देखिए इंटेंसिटी बी न्यू टी थी। ठीक है, ब्लैक बॉडी कोफिशिएंट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर, डी टाउ न्यू माइनस के न्यू डी आर होता है, आपको ऑप्टिकल डेप्थ पता ही है, जब एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट पढ़ाया था वहां से जब ऑप्टिकल डेप्थ आई थी तो डी टाउ न्यू की वैल्यू क्या होती है, माइनस के न्यू डी आर। ठीक है, अब आप सारी वैल्यूज उठा करके एफ न्यू के फॉर्मूले में रख दीजिए, 0 से 2 पाई एफ न्यू डी न्यू हो जाएगा -4 पाई बाई 3, 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन के न्यू डी बी न्यू टी बाई डी टी बाई डी आर इंटू डी न्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला यहां से आएगा, कहाँ गया ये। ठीक है, इसको जब आप इसमें सब बी न्यू वगैरह की वैल्यू रखेंगे, सारी वैल्यू म्यू की रखेंगे, तब ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक अपना बन जाएगा आपका। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी एफ न्यू डी न्यू -4 पाई बाई 3, 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन के न्यू डी बी न्यू टी अपॉन डी टी बाई डी आर इंटू डी न्यू। अब ये आपका स्टीफन कांस्टेंट हो गया, ये जो आपकी वैल्यू है 0 से इन्फिनिटी पाई बी न्यू डी न्यू आपका होता है सिग्मा टी की पावर 4। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से अगर आप देखेंगे तो इसको आप सिग्मा टी की पावर 4 लिख सकते हैं, और ये जो इक्वेशन हो जाएगी एफ न्यू क्या हो जाएगा, डी बी न्यू टी बाई डी टी न्यू, ये चीज, इसके ये जो चीज है ये वाली डी बी न्यू टी अपॉन डी टी और डी न्यू, ये जो ये पोर्शन आप लेंगे इतना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी बाई डी टी 0, क्योंकि ये डी बाई डी टी बाहर आ जाएगा, सिर्फ बी न्यू टी को आप इंटीग्रेट करेंगे ओवर द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू 0 से इन्फिनिटी, तो 4 सिग्मा टी क्यूब अपॉन पाई, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है सिग्मा टी की पावर 4। तो यहाँ अगर आप इसको रखेंगे पाई अपॉन में चला जाएगा तो 0 से इन्फिनिटी बी न्यू डी न्यू की वैल्यू हो जाएगी 4, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए अब, 4 सिग्मा टी क्यूब अपॉन
पाई, ठीक है, डी बाई डी टी। तो 0 से इन्फिनिटी एफ न्यू डी न्यू माइनस 4 पाई/3 1 अपॉन के आर। अब ये अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट था, इसको रेडिएटिव ट्रांसफर में चेंज कर देंगे, के आर डैश से सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे, डी टी बाई डी आर वही रहेगा। ये आपका हो जाएगा, आता है इसका डायरेक्ट आंसर। इसको जब आप पुट करेंगे तो ये आता है ए सी टी क्यूब, सी नहीं होगा यहाँ सिग्मा होगा, सर नहीं सी होगा, हाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट, ए सी टी क्यूब अपॉन पाई। ये आपको देखिए याद करना पड़ेगा। एक्चुअली में ये एजम्पशंस होते हैं, इसको हम लोग लेके चलते हैं, और कुछ पुराने फॉर्मूले आपने जो पहले पढ़े उनको डायरेक्ट हमने यहाँ पुट किया है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी जैसे, ठीक है, क्योंकि अगर इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो फिर बहुत बड़ा डेरिवेशन हो जाएगा, तो इसको आप याद ही कर डालिएगा। 1 अपॉन के आर डैश को हमने, ये जो आया है 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन के न्यू डी बी न्यू टी टी अपॉन डी टी इंटू डी न्यू, ये हो गया 1 अपॉन के आर डैश, ए हो गया आपका 4 सिग्मा अपॉन सी, और ल्यूमिनोसिटी का फॉर्मूला ये होता ही है 4 पाई r²। तो आपका टोटल ल्यूमिनोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई r², और इसकी वैल्यू यहाँ से रख दीजिए -4 पाई/3 1 अपॉन के आर डैश डी टी बाई डी आर ए सी टी क्यूब अपॉन पाई। ये वैल्यू पूरी यहाँ पे रख दीजिए, तो ये इक्वेशन ऑफ रेडिएटिव ट्रांसफर आ जाएगी आपकी। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस आपको ये इक्वेशन है, इसको पहले आपको cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेट ओवर सॉलिड एंगल कर देना है, ठीक है। ये स्टेप्स तो आपको देखिए ध्यान रखने पड़ेंगे, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आ जाएगा। तो डी ओमेगा जो है साइन थीटा डी फाई होता है, तो डी म्यू डी फाई ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये डी टाउ न्यू, इसको स्प्लिट कर लीजिए, म्यू स्क्वायर आई न्यू को म्यू आई न्यू माइनस म्यू एस न्यू से, ठीक है। इसको स्प्लिट कर लिया है, यहाँ से एक्सियल सिमेट्री ले ली, एक्सियल सिमेट्री से क्या होगा 2 पाई वाला टर्म ये हट जाएगा आपका, सिर्फ 5 पे डिपेंडेंसी हट जाएगी, सिर्फ म्यू पे डिपेंडेंसी रह जाएगी। म्यू पे डिपेंडेंसी रहने के बाद एफ न्यू का फॉर्मूला ये होता ही है, आपको पता ही है, और 1 डी के न्यू अपॉन डी टाउ न्यू एफ न्यू अपॉन 4 पाई हो जाएगा आइसोट्रोपिक केस में, और ये के न्यू होगा 1/3 आई न्यू, यहाँ पे रख दीजिए इसको। इसके बाद ये दिखाइए आपकी फ्लक्स जो होगा एफ न्यू वो पाई बी न्यू होगा, उसके बाद आई न्यू बी न्यू टी होता है, डी टाउ ये जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट था उससे ऑप्टिकल डेप्थ दिखाइए माइनस के न्यू अपॉन के न्यू इंटू डी आर, 0 से इन्फिनिटी एफ न्यू डी न्यू, इसका ये फॉर्मूला आएगा। सारी वैल्यूज जब पुट करेंगे आप आई न्यू की डी टाउ न्यू की सारी वैल्यूज जब पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका। अब इसको और शॉर्ट करने के लिए क्या किया इन्होंने, पाई बी न्यू टी बी न्यू डी न्यू को इन्होंने सिग्मा टी की पावर 4 के बराबर मान लिया है, और इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख करके इसको डेरिवेट कर दिया है। तो यहाँ पे सिग्मा टी की पावर 4 को जब आप रख देंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे सिग्मा टी की पावर 4 अपॉन पाई यहाँ पे रख देंगे इस इक्वेशन से, तो ये 4t सिग्मा टी क्यूब अपॉन पाई आ जाएगा, ठीक है। और 0 से इन्फिनिटी एफ न्यू डी न्यू -4 पाई/3। अब इस इंटीग्रेशन वाले टर्म को हटा दिया है, एक कांस्टेंट ले लिया है, रेडिएटिव कांस्टेंट 1 अपॉन के आर डैश, जिसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन के न्यू दिस मच डेरिवेशन ऑफ बी डी बाई डी टी डिफरेंशियल ऑफ बी न्यू टी इंटू डी न्यू है, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी है। इसको सिर्फ एक कांस्टेंट से रिप्लेस किया है, रेडिएटिव कांस्टेंट होता है ये, ठीक है, इसको रिप्लेस कर दिया है। और ए की वैल्यू 4 सिग्मा बाई सी ये पता ही है आपको होती है, एल आर की वैल्यू ये होती है, और एल आर इक्वल्स टू दिस, फिर आ जाएगा। 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा आपका, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, सिर्फ वैल्यूज उठा के इधर से उधर रखनी है, ठीक है। इसके बाद आता है कन्वेक्शन प्रोसेस। कन्वेक्शन प्रोसेस में जो आपकी ये क्वेश्चन आई है, ये यहाँ से हम लोग ये क्वेश्चन उठाएंगे, इसको यूज करेंगे, और यहाँ से dt बाई डी आर का टर्म निकाल लेंगे। dt बाई टी आर का टर्म जब इस क्वेश्चन से निकालेंगे तो वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी। When the upper limit of this temperature gradient exceeded an instability in the स्टार, जब इसकी वैल्यू कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है तब स्टार में क्या होता है, इनस्टेबिलिटी आ जाती है। दिस लीड्स द प्रोसेस ऑफ द कन्वेक्शन, तब हमारा कन्वेक्शन का प्रोसेस रोल में आता है। अब हम इसमें एजम्पशन लेके चलेंगे कि एक एलिमेंट है गैस का, an element of the gas displaced upward in the sky।
स्टार, ठीक है, कोई एलिमेंट है गैस का या गैस का कोई स्मॉल एलिमेंट है, वो डिस्प्लेस हो रहा है अपवर्ड इन द स्टार, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इट मूव्स इन सराउंडिंग एट लोअर प्रेशर एंड इफ देयर इज नो एनर्जी चेंज इट विल एक्सपैंड एंड कूल एडियाबेटिक, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है इसमें, ये मान के चलेंगे। एंड सिस्टम कम इनटू प्रेशर इक्विलिब्रियम, तब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, क्योंकि कोई चीज अगर लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही है, हमारी डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, मूवमेंट सराउंडिंग हो रहा है, तो क्या होगा, हीट का जो प्रोसेस ऊपर की तरफ, टेम्परेचर ऊपर की तरफ सरफेस पे बढ़ने लगेगा, तो क्या होगा, सेंटर पे क्या होगा, आपको प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। सेंटर पे जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तब वहां का टेम्परेचर, यहाँ का प्रेशर एक दूसरे को एडियाबेटिकली क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाएंगे, तो आपका स्टार जो होगा वो डिफॉर्म नहीं होगा, आपका स्टार जो होगा वो बस्ट आउट नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें लेट बबल गैस, जो मूवमेंट हम लेके चल रहे हैं अपर डायरेक्शन में, वो आर से आर प्लस डी आर डिस्टेंस में जा रहा है, ठीक है, आर से आर प्लस डी आर डिस्टेंस में डिस्प्लेस कर रहा है। तो आर डिस्टेंस पे जो प्रेशर और डेंसिटी है वो P1 रो 1 और P2 रो 2 है, ठीक है, सेंटर पे और फिर आर सरफेस पे। आर प्लस डी आर पे P1 स्टार स्टार्टिंग में है और रो 1 स्टार, और फिर बाद में हो गई आर प्लस डी आर पे जा करके P2 स्टार और रो 2 स्टार, यानी चेंज हो गई। एक एम्बिएंट बैकग्राउंड होता है, एक विद इन अ बबल होता है, यानी एक आप जो गैस बबल कह रहे हैं मूव कर रहा है वो बबल के अंदर, और एक उसके बैकग्राउंड में, यानी सराउंडिंग्स में उसका प्रेशर और डेंसिटी। तो ये सराउंडिंग की प्रेशर और डेंसिटी हो गई, ये आपकी बबल की प्रेशर और डेंसिटी हो गई, यानी गैस मॉलिक्यूल की। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, पीवी गामा इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट, ये तो पता है, ये तो पता है ना। और गामा इक्वल्स टू क्या होता है, सीपी अपॉन सीवी। तो अब ये वैल्यूज आपको रखनी है। P1 स्टार अपॉन रो 1 स्टार की पावर गामा, ठीक है, इज इक्वल टू P2 स्टार अपॉन रो 2 स्टार की पावर गामा। P1 अपॉन रो 1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो 2। प्रेशर अपॉन डेंसिटी, ठीक है, ये होता है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस की कंडीशन हो गई आपकी। तो यहाँ से रो 2 स्टार की वैल्यू आपने पावर गामा की निकाल ली, तो ये आ गई इस इक्वेशन से, ठीक है। अब बबल अगर मूव कर रहा है तो मूवमेंट तभी होगा कि इक्विलिब्रियम मूवमेंट का है कि जब वो उसका बैकग्राउंड जो विद इन अ बबल उसकी डेंसिटी है वो कम होगी इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस ऑफ आर, जो डिस्टेंस वो तय करके आ रहा है, जो डिस्टेंस वो स्टार्टिंग डिस्टेंस थी उसकी आर, उससे जब उसकी सराउंडिंग की डिस्टेंस की डेंसिटी कम होगी तभी उसका तभी जो है वो मूव करेगा। और P1 स्टार इक्वल्स टू P2, रो 1 स्टार इक्वल्स टू रो 1 एंड P2 स्टार इज इक्वल टू P2, यानी हमने ये इक्विलिब्रियम कंडीशन सारी मान ली है, सब अजम्पशंस हैं ये कि हमारा कन्वेक्शन प्रोसेस हो रहा है, मान के चल रहे हैं, ठीक है। जब कन्वेक्शन प्रोसेस होगी तो यही सारी कंडीशंस बनेंगी, यानी जो एम्बिएंट बैकग्राउंड, जो आपके बैकग्राउंड के प्रेशर है वो आपके बबल के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, जो उसकी डेंसिटी है वो उसकी बबल की डेंसिटी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो P2 स्टार ऑटोमेटिकली P2 के बराबर हो जाएगा। कन्वेक्शन जब होगा तो ये अब ये वाली वैल्यू है, तो अब इसमें ये सारी वैल्यूज रख दीजिए आप इस इक्वेशन में। रो 2 स्टार की पावर गामा इज इक्वल टू P2 स्टार इक्वल टू P2 हो गया है, P1 स्टार इक्वल टू P1 हो गया है, और रो 1 स्टार इक्वल टू रो 1 हो गया है, ठीक है, ये हो गया। और जो फाइनल आपका प्रेशर होगा वो P1 माइनस DP होगा, और रो 2 इज इक्वल टू रो 1 माइनस डी रो होगा, जो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में हमने बताया था कि जो प्रेशर होगा लास्ट वाला जब चेंज होता है तो वो स्टार्टिंग प्रेशर और माइनस दी वेरिएशन इन द प्रेशर होगा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज उठा करके यहाँ पे रख दीजिए आप, इसमें इसकी वैल्यू है ना, ये वाली कंडीशन थी रो 2 स्टार इज लेस देन रो 2, तो यहाँ पे रो 2 स्टार की वैल्यू यहाँ पे रख दी इन्होंने, ये जो आई है यहाँ पे रख दो, ठीक है, और पावर 1 अपॉन गामा हो जाएगी रो 2, यहाँ पे उठा करके ये वाली जो इक्वेशन है P2 और रो 2 की, ये दोनों इक्वेशन इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए तो ये आ गई है। ये बहुत इजी है, इसको देख के परेशान मत होइएगा, इसको जब आप एक बार करेंगे तो ये खुद से करेंगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका ऑटोमेटिकली, ठीक है। क्लास में होते हैं तो हम कराते हैं सबको बैठा के, ये चीज आ जाएगी, आप जब इसको कैंसिल आउट करेंगे सब कुछ तो ये आ जाएगा, ये कुछ ये सारी वैल्यूज
और ये वैल्यूज उठा करके इस इक्वेशन में रखी है। ये वाली जो कंडीशन है बबल के मूवमेंट वाली, ये कंडीशन यहाँ बनाई है। रो टू स्टार की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दी गई है यहाँ से, ठीक है। P2 अपॉन P1 और रो 1 की पावर गामा उठा करके रो टू स्टार की जगह रख दिया गया यहाँ से, और पावर 1 अपॉन गामा लगा दी गई है, तभी ये बनेगा। जब इसकी पावर 1 अपॉन गामा कर देंगे तो ये रो टू स्टार निकल आएगा यहाँ से। इसको रख दीजिए P2 की जगह P1 माइनस D1, रो 2 की जगह रो 1 माइनस D रो, क्योंकि चेंज ही होगा फाइनल सरफेस पे जाकर के। ये सारी, ये दोनों वैल्यू उठा के अब इस इनइक्वालिटी में रख दीजिए, और डीपी वेरी वेरी लेस देन P1 मान लीजिए और इसको यहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि आपको पावर एक्सपेंड करनी है तो आपको एजम्पशन लेना ही लेना पड़ेगा। तो 1 माइनस डीपी अपॉन पी की पावर गामा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन गामा डीपी। जैसे एक्सपोनेंशियल सॉल्व करते हैं, है ना, तो उसमें क्या करते हैं, कहते हैं कि जो है, जो पावर है, जो अंदर का एलिमेंट है वो वेरी वेरी लेस देन पावर है, तो हमने पावर उठा के पहला टर्म खाली ले लेते हैं, बाकी सारे टर्म को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। वही इसमें किया गया है, ठीक है। तो 1 माइनस डी पी अपॉन पी वन गामा इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा। तो अब इसकी जगह ये रख दीजिए आप, 1 माइनस 1 अपॉन गामा डी पी अपॉन पी यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। तो रो 1 माइनस रो 1 अपॉन गामा डी पी अपॉन रो इज लेस देन रो 1 माइनस रो 1 कैंसिल हो जाएगा। जब रो 1 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस रो अपॉन गामा डीपी अपॉन रो लेस देन माइनस डी रो आ जाएगा, ठीक है। और माइनस 1 अपॉन गामा 1 अपॉन पी डीपी अपॉन डी आर इज लेस देन माइनस वन अपॉन पी, माइनस 1 अपॉन रो इधर चला गया, और डी रो अपॉन, दोनों को डी आर से क्या कर दिया है इन्होंने, डिवाइड कर दिया है, और पी तो पी है ये यहाँ पर, यानी रो इधर कर दिया है और पूरी इक्वेशन से को डी आर से डिवाइड कर दिया है। इक्वेशन ऑफ स्टेट है पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो टी, डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू डी रो अपॉन रो प्लस डी टी अपॉन टी। सो अब क्या हो जाएगा, यहाँ डीपी अपॉन पी की जगह यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 1 अपॉन पी डीपी अपॉन डी आर इज इक्वल टू 1 अपॉन रो डीपी अपॉन डी आर प्लस 1 अपॉन टी डी टी अपॉन डी आर। एक मिनट, 1 अपॉन पी डीपी अपॉन डी आर इज इक्वल टू 1 अपॉन रो डीपी अपॉन डी आर प्लस 1 अपॉन टी डी टी अपॉन डी आर। 1 अपॉन पी डीपी अपॉन डी आर, इक्वेशन ऑफ स्टेट ये हो गई, डीपी अपॉन डी आर डीपी अपॉन पी, ये 1 अपॉन, इस पूरे इक्वेशन को डी आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सॉरी इस इक्वेशन को सिर्फ डी आर से डिवाइड किया है, देखो और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। अब फ्रॉम 1 इस इक्वेशन में 1 अपॉन पी डीपी अपॉन डी आर की इतनी ये बड़ी वाली वैल्यू रख देंगे, बस हो गया आपका काम खत्म। ये रख दीजिए 1 अपॉन पी डीपी अपॉन डी आर इज लेस देन 1 अपॉन गामा 1 अपॉन पी डीपी अपॉन डी आर प्लस 1 अपॉन टी डी टी अपॉन डी आर। इसको उठा के रख दिया है यहाँ पे, इज लेस देन, इसको सॉल्व कर लिया है, लॉग ले लिया है गामा अपॉन गामा माइनस 1। कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, कुछ चीजें अपने आप आ जाएंगी, तो ये आपकी दोनों इक्वेशंस हो जाएंगी। अब इसके हम अभी नोट्स देंगे सॉल्व करके आपको प्रॉपर, तब आपको इसको कायदे समझ में आएगा। उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, दोनों टफ है थोड़ा, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, वो सॉरी एनर्जी ट्रांसपोर्ट इन द स्टेलर इंटीरियर टॉपिक का हो गया आपका। सिर्फ डेरिवेशन है इसमें और कुछ नहीं है, ये डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा। ये देखिए हमने इसको सॉल्व भी किया है, बता रहे हम। ये जो चीज थी डीपी अपॉन डी आर इज इक्वल टू दिस माइनस 1 अपॉन गामा 1 अपॉन रो डीपी अपॉन डी आर इज लेस देन, यहाँ से देखिए माइनस 1 अपॉन गामा 1 अपॉन पी डीपी अपॉन डी आर इज लेस देन माइनस 1 अपॉन रो डीपी अपॉन डी रो अपॉन डी आर, ये इक्वेशन है। अब माइनस 1 अपॉन ये लिया माइनस, अब इसकी जगह देखिए माइनस 1 अपॉन रो डी रो अपॉन डी आर, यहाँ से उठाइए इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, ठीक है। ये इधर ले जाइए तो ये इसकी वैल्यू निकलेगी, इसकी वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रखी है हमने, ठीक है। और 1 अपॉन वो इसको ब्रैकेट खोल दिए हैं, 1 अपॉन पी डीपी अपॉन डी इसको अपने आप सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा आपको, ये हम आपको दे देंगे तो आप देख लीजिएगा इसका एक बार, इसमें है कुछ नहीं।
ये मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया है, dp अपॉन dr, और ये वैल्यू आ गई है, तब ये लॉग लिया है नीचे और ये आ गया आपका। ठीक है, जब हम नोट्स देंगे तो यहाँ बीच में इसको डाल देंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये आपकी हो गई। इसके बाद आता है सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन। सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन एक नॉन थर्मल रेडिएशन होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल जो है स्पाइरली किसी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो है मूवमेंट करता है, तब क्या होता है, फोटोन एमिट होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन। स्पाइरल मूवमेंट होता है, पल्सर्स वगैरह में यही मूवमेंट होता है। द रेडिएशन एमिटेड इज कन्फाइंड टू अ नैरो कोन पॉइंटेड, नैरो कोन के फॉर्म में होता है, कोन के कोनिकल फॉर्म में मूवमेंट होता है स्पाइरल, और फोटोन एमिट होते हैं विद द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंड बाय द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन। इस टाइप से अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो स्पाइरल होगा, तो इजेक्शन ऑफ फोटोन होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन। इसमें आपको जो सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन होता है वो जनरली पल्सर विंड नेबुलास में होता है। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन होता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड का, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसके बाद टोटल एमिटेड पावर, इसमें देखिए आपको एमिटेड पावर कैलकुलेट करनी है। ओके, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जरा भी अगर अगर आपको याद है थोड़ी बहुत जो आपने पढ़ी थी ग्रेजुएशन में, तो उसमें दो इक्वेशन थी मैग्नेटिक फील्ड की, रिलेटिविस्टिक इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड की दो थी, डी बाई डी टी गामा एम वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी वी क्रॉस वी। ये मैग्नेटिक फील्ड को जब हम लोग रिलेटिविटी के टर्म में मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होता है, और एक वी डॉट वी होता है जो हमेशा जीरो होता है। ये दो इक्वेशन होती है। ठीक है, इसमें इक्वेशन 2 जो है उसमें गामा कांस्टेंट होता है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है, तब उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो आता है। एम गामा डीवी बाई डी टी यहाँ पहली इक्वेशन से इज इक्वल टू क्यू बाई सी वी क्रॉस बी। ठीक है, एज अ फोर्स ऑन द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ए इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में as the force on the particle is perpendicular to the motion of the magnetic field does not no work on the particle, so its speed is constant। ठीक है, इसलिए यहाँ से जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, v हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो जो पैरेलल वाला होगा वो हमेशा जीरो होगा, जो परपेंडिकुलर होगा वो क्यू बाई सी वी क्रॉस बी ये वाला होगा अपॉन गामा एम, नीचे ले आइए, गामा एम सी, ये रिलेटिविस्टिक के टर्म में आ जाएगा आपका। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल F इज इक्वल टू क्यू वी भी होता है, पता ही होगा सबको, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये सब पुरानी फिजिक्स है, जितना भी आपने अभी आप इसके आगे कॉम्पटन और सिंक्रोट्रॉन और ब्रह्मस्टेल तीन टाइप की स्कैटरिंग पढ़ेंगे, तीनों में बेसिक मैग्नेटिक फील्ड के सारे फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़े थे, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के फॉर्मूले यूज होंगे, मैक्सवेल इक्वेशन वगैरह। ठीक है, तो ये आपका आ गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी वी बाई आर होती है, यहाँ पे रख दीजिए, क्यू बी अपॉन एम भी होती है, क्यू बी अपॉन एम सी सीजीएस यूनिट में होती है, रिलेटिविस्टिक यूनिट में अपॉन में गामा लग जाता है। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं सब। और पावर जो होता है वो रिलेटिविस्टिक टर्म में 2/3 क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन सी क्यूब होता है मैग्नेटिक फील्ड की पावर रेडिएटेड। ठीक है, तो रिलेटिविस्टिक कांस्टेंट में क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट ले लेंगे, पैरेलल और परपेंडिकुलर। रिलेटिविस्टिक कंपोनेंट क्या करता है, किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी के दो कंपोनेंट की को दो कंपोनेंट में स्प्लिट करके हमें बताता है, पैरेलल है कि और परपेंडिकुलर। तो पैरेलल की प्रॉपर्टीज अलग चलती हैं और परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टीज अलग चलती हैं, क्योंकि इसमें वेलोसिटी जो है हमारी पैरेलल कंपोनेंट जीरो है, तो ऑब्वियसली हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, 2/3 क्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, ए डैश को ए डैश डॉट ए डैश लिख देंगे, 2/3 क्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। इसको अब हम लोग किस में ब्रेक कर लेंगे, पैरेलल और परपेंडिकुलर में। ए पैरेलल कंपोनेंट स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यानी जो स्क्वायर है टोटल वो इन दोनों के स्क्वायर का सम होगा,
और रेस्ट फ्रेम में जो पैरेलल कंपोनेंट होता है, ठीक है, किसी भी रेस्ट फ्रेम के हैं और मूविंग फ्रेम, दो टाइप के डेरिवेटिव में बात करते हैं। तो अगर हम लोग मूविंग फ्रेम की बात कर रहे हैं तो वो इक्वल्स टू गामा क्यूब इनटू द एक्सेलरेशन इन रेस्ट फ्रेम हो जाएगा, और परपेंडिकुलर गामा स्क्वायर इनटू द एक्सेलरेशन इन रेस्ट फ्रेम हो जाएगा। ये दोनों मूविंग फ्रेम के हो जाएंगे, ये दोनों रेस्ट फ्रेम के हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उठा के सारी वैल्यूज बस रख दीजिए। P इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 2/3 क्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब ए स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा इसकी वैल्यू रखिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यहीं पे तो यही तो है, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो यहाँ गामा की पावर 4 कॉमन ले लिया है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस पैरेलल, तो कंपोनेंट जीरो ही चल रहा है क्योंकि वी पैरेलल जीरो है, तो वी परपेंडिकुलर भी ऑब्वियसली जीरो होगा। और ये आ जाएगा आपका एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में अगर देखें तो एक्सेलरेशन होता है ओमेगा वी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन मैग्नेटिक फील्ड इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। यहाँ पे रख दीजिए ये वैल्यू, और ये आ गया आपका फॉर्मूला। बस ये मत करिएगा, ये आ गया आपका मेन फॉर्मूला, ये आ गया आपका। और इसके बाद ये छोटे छोटे सब्सटीट्यूशन है। आर नॉट आपके कोलम रेडियस होती है, उसके टर्म में भी आप इस फॉर्मूले को बता सकते हैं। आप इसको जो है थॉमसन क्रॉस सेक्शन के फॉर्मूले के टर्म में भी बता सकते हैं, दोनों के टर्म में बता सकते हैं। ये दो फॉर्मूले और होते हैं, इसी को मतलब मॉडिफाई करके मेन फॉर्मूला आपका ये आ गया। इसको और करके ये भी लिख सकते हैं, और करके ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें ये दो फॉर्मूले आप देखिए, ये आपको बेसिक चीजें थोड़ी दिमाग में रखनी पड़ेंगी, तभी आप आगे की चीजें समझ पाएंगे। इसको ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस टर्म से आपको कोई मतलब नहीं है, पहली इक्वेशन सिर्फ आपको लेके चलनी है, ठीक है। गामा एम सी नीचे, ये गामा एम सी ये पूरा नीचे आ जाएगा, यहाँ पे पैरेलल कंपोनेंट जीरो रहेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की ये वैल्यू आ जाएगी पहली इक्वेशन से, ठीक है। पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड में ये होता है लेमर्स फॉर्मूला, जिसे हम लोग कहते हैं। रिलेटिविस्टिक टर्म में इसको देखेंगे तो परपेंडिकुलर और पैरेलल के स्क्वायर का समेशन होगा। पैरेलल जो होगा वो हमेशा गामा क्यूब जो आपका कांस्टेंट होता है वो इनटू रेस्ट फ्रेम में जो एक्सेलरेशन होता है वो, और इसी तरह परपेंडिकुलर का जो एक्सेलरेशन होता है वो गामा स्क्वायर इनटू रेस्ट फ्रेम में जो आपका एक्सेलरेशन है वो, ठीक है। ये होते हैं, ये फॉर्म ये होता ही होता है, ठीक है। इसके बाद ये सारी वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दी है और इसको सॉल्व कर लिया है, बस काम खत्म। ये आपका पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला आ जाएगा सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन से, ठीक है। इसके बाद आपका स्पेक्ट्रम है, इसको भी देखना पड़ेगा। फिर कॉम्पटन स्कैटरिंग है, फिर इसके बाद बर्नस्टेलिंग है। बस खत्म मेरा कोर्स। 3 टॉपिक आपके बच्चे हैं। मेरे कोर्स खत्म होने के बाद आप लोग अपनी डेरिवेशंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। हम आपको नोट्स देते जाएंगे, आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, और फिर खुद से मुझे मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे कि मैम ये टॉपिक पढ़ लिए हैं, इसमें प्रॉब्लम है, क्लास अरेंज कर दीजिए, हम अरेंज कर देंगे, ठीक है। 2-3 लेक्चर में मेरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे में से डेरिवेशंस हैं, डेरिवेशन आपको खुद प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन? नो मैम, नो हेलो, मैम, हेलो। नो मैम। हाँ, नो मैम तो इसलिए कह रहे हो क्योंकि आज जो पढ़ाया होगा ज्यादा समझ ही नहीं आया होगा। समझ में आया कुछ तुम लोगों के? बताओ, बोलो बोलो। मैम, हाँ मैम जो पहले पीडीएफ आपने भेजा था वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, हाँ तो हाँ, उसमें बेंस स्टीफन्स उसमें स्क्वायर रूट बना, उसमें कोई डिजिट लिखा भी नहीं है। कुछ है क्या ऐसा? एक मिनट रुको, भी देख के बता यस रहा है। मैम, उसमें डिजिट स्क्वायर रूट में बना है, डिजिट कोई नहीं लिखा है उसमें। एक मिनट, अभी बता रहे हैं, मेरे पास नोट्स हैं, मैंने कैसे। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में
यस मैम। हो सकता है भूल गया हूं लिखना। कहाँ पे बेटा? वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में मैंने लिखा है कितना है, जरा सा तो लिखा है। स्क्वायर रूट कहाँ लगा इसमें? नहीं मैम, बताओ जल्दी स्क्वायर बताओ। रूट नहीं, जो क्लास स्क्वायर खत्म। मतलब हाँ 1 मिनट मैम, कहाँ पे? वेन बता रहे डिस्प्लेसमेंट हैं। लॉ में पहले तो वो है खुद ही मैम मिला। खुल नहीं रहा है। चलो ठीक है, तुम देख लेना उसमें और फिर हमको बताना, ठीक है? मैम वो मार्क। एरर हाँ होती है बताओ। उसमें, कभी कभी तभी हो जाता है, वैसा बाद में रिफ्रेश करके करिए तो फिर सही से आ जाता है। हाँ क्योंकि मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है इसमें, जो मैंने नोट्स दिए तुम्हें, तो मुझे मैम तो सही दिख वो रहे हैं। कभी कभी हो जाता है ऐसे ही, हाँ तो उसे देख वो लेना, अगर रिफ्रेश तुमको करने कोई के बाद प्रॉब्लम ठीक है है। तो तुम उसे बताना मुझे, ठीक है? ओके मैम, ओके मैम, हाँ हाँ, थैंक तुम पढ़ना शुरू कर दो ये धीरे धीरे, और फिर अब आगे के नोट्स काफी कुछ तैयार हो गए हैं, हमने दे दिए, मैम तुम लोग को दे देंगी, ठीक है? ओके थैंक्स मैम। ओके थैंक्स मैम। चलिए, ओके थैंक यू ओके, मैम। बाय बाय।